हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में मैंने वैदिक पीरियड जो है, वैदिक काल है, उसका एक संक्षिप्त विवरण लेके आया हूं। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं वैदिक काल, तो काफ़ी बड़ा होने की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें मैं पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वैदिक काल है क्या। ठीक है। उसके बाद हम वैदिक काल, जिसमें दो भाग बांटे गए हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक काल के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। वैदिक काल भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता न केवल भारतीय संस्कृति की नींव रखती है, बल्कि हिंदू धर्म, दर्शन, साहित्य और समाजी व्यवस्था की प्रारंभिक रूप प्रस्तुत करती है। यानी वैदिक सभ्यता, ये कहा जाए तो हमारी वैदिक सभ्यता की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है। आपको बता दो कि आज हमें जो दिखाई देता है हमारे समाज में, जो भी व्याप्त है, जाति प्रथा और जो भी संस्कृति में दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसका लिंक, उसका जुड़ाव हमें वैदिक सभ्यता से मिलता है। आज हिंदू धर्म में जो भी कुछ है, जो भी किसी का वर्चस्व है, वो सब हमें इतिहास पढ़ने से मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ से हैं, यह वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ये भारत की न केवल संस्कृति को बताता है, बल्कि हिंदू धर्म, दर्शन, साहित्य और समाज व्यवस्था की प्रारंभिक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। ओके दोस्तों, देखिए टाइम पीरियड को उसको दो भाग बांटा गया है। हालांकि वैदिक जो काल है, इसको 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच मनाता है। वैदिक सभ्यता का जो लगभग समय टाइम पीरियड है, वो कितना है, 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। और इसको दो भागों बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आपने पढ़ा होगा अर्ली वैदिक पीरियड, ओके, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड आप लोग पढ़े होंगे। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक काल, जिसे कहते हैं, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल जो है, इतिहासकारों ने इसे 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच इसे डिवाइड किया है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हम लोग। आप यहाँ समझे ना कि वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड ऋग वैदिक काल का 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 500 या 600 ईसा पूर्व है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये टाइम पीरियड था। पहला हमने टॉपिक पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मेन तथ्य है, स्रोत क्या है, किससे किससे जानकारी मिलती है। तो वैदिक सभ्यता की प्रमुख जानकारी 4 वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? 4 वेदों से मिलती है। वैदिक सभ्यता के बारे में अगर जानना है तो देखिए 4 स्रोत हैं। ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं, यानी देवताओं की स्तुतियाँ मिलती हैं, पर उनके बारे में जानकारी मिलती है। देखा, 4 वेद यही आपके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नीचे है। ओके, तो आपको पता है कि ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है हमें? सबसे प्राचीन वेद है, इसमें देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। और यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। कौन है? यज्ञ और अनुष्ठान, जिसमें यज्ञ होते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान, उसकी जानकारी मिलती है। तीसरा वेद है संगीत, सामवेद। इसमें संगीत, स्वर आधारित गायन के जो भी संगीत पर चर्चा मिलती है। हो गया संगीत, गायन, ये सब का उद्भव कहाँ से मनाता है? सामवेद से। यज्ञ और अनुष्ठान यजुर्वेद से। और ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। सबसे प्राचीन वेद यही है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। एक चौथा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद शायद यहाँ से लगता टाइपिंग में हट गया वो। ओके, अथर्ववेद में हम पढ़ते हैं कि वो
सामाजिक क्या कहते हैं प्राकृतिक संस्कृति से संबंधित है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, जादू टोना, जो भी सामाजिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है अथर्ववेद से। ओके, तो आयुर्वेद हुआ आपका, उसी में खेती बाड़ी जो भी जानकारी मिलेगी अथर्ववेद से मिलेगी, जादू टोना इस सब की जानकारी मिलती है। तो अब इसके अलावा क्या है, इन चारों वेदों के अलावा क्या है, ब्राह्मण है, ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है। यानी वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलता है। साथ ही साथ हमें जानकारी ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से भी हमें वैदिक साहित्य का जानकारी मिलता है। ओके, अब देखिए समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो कहा जाता है वैदिक समाज ग्राम प्रधान और पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज कैसा था, ग्राम प्रधान और पितृसत्तात्मक था। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी और पिता परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। ओके, यानी उस समय का समाज और ट्राइबल समाज था वैदिक काल का। तो कहा जाता है कि अब वैदिक काल में भी कौन सा समाज है, ऋग्वैदिक काल का। तो अब देखिए उस समय समाज कैसा था, ग्राम प्रधान, पितृसत्तात्मक था और परिवार की सबसे छोटी इकाई, परिवार जो थी समाज की सबसे छोटी इकाई थी। अब परिवार, पिता क्या था, परिवार का मुखिया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, विवाह एक पवित्र संस्था मानी जाती थी। ठीक है, विवाह क्या थी, एक पवित्र संस्था मानी जाती थी। यानी विवाह उसमें जो कार्यक्रम होते थे उससे पवित्र संस्था मानी जाती थी। तो यहाँ पर देखा ना, वैदिक समाज ग्राम प्रधान और पितृसत्तात्मक था, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, पिता परिवार का मुखिया था और विवाह एक पवित्र संस्था मानी जाती थी। ओके, स्त्रियों को प्रारंभिक वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों क्या था, प्रारंभिक वैदिक काल, जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें स्त्रियों का उच्च स्थान था। यानी ऋग वैदिक काल से कहते हैं, उसी को अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो उससे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यज्ञों में भाग ले सकती थी। ओके, घोड़ा सवारी जो होता था, लोपा मुद्रा, अपाला जैसी, ये घोड़ा ये एक स्त्री का नाम है, सॉरी इसका सही से लिख नहीं पाया लोग, लगता है फॉन्ट गलत हो गया। लोपा मुद्रा, अपाला, ये जैसी विदुषी स्त्रियां थी, मतलब ज्ञान स्त्रियां थी। किसने, लेटर वैदिक पीरियड में, सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उनका कंडीशन अच्छा था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था, वे भाग ले सकती थी। ओके, वो लोपा मुद्रा, अपला जैसी ये महिलाएं जो हैं, ओके, ये सब विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिला किसे, जो ज्ञान था जिनके पास, ओके, वेदों का, उन्हें विदुषी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कुछ हद तक कमजोर रही, यानी वहां पर स्थिति उनकी गिरी। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था। समाज जनपद आधारित था, यानी ट्राइब पर, यानी उस समय समाज कैसा था, ट्राइब्स था। राजा जन का प्रमुख होता था और शासन के लिए सभा समिति जैसी जन संस्थाएं सहयोग करती थी। ओके, यानी जन मतलब ट्राइब, समाज पर आधारित था, समाज ट्राइब पर आधारित था। और राजा क्या था, उसमें का राजा जन का प्रमुख होता था। शासन के लिए सभा और समिति क्या थी, सभा और समिति जैसी जन संस्थाएं सहयोग करती थी। यानी जो किंग था, जो राजा था, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे सभा और समिति ऐसी दो संस्थाओं से परमिशन लेना पड़ता था, यानी उनको यहीं से आदेश मिलता था कुछ करने के लिए। देखिए आगे, राजा की शक्ति सीमित थी, वह जनता की सहमति से शासन करता था। यानी यहाँ पे जो राजा है, कहाँ का, वैदिक काल का, वह वैदिक काल में कौन सा, ऋग वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड में वो राजा की शक्ति कैसी थी, लिमिटेड थी, और वह जनता की सहमति से शासन करता था, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में राजसत्ता मजबूत हुई और राजनीतिक
और राजतंत्र विकसित हुआ। अब देखिए उत्तरवर्ती काल में क्या हुआ, राज सत्ता मजबूत हुई, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि राजा जो है अपनी मनमानी करने लगा, अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगा, और यहाँ पर राजतंत्र क्या हुआ, विद्यमान हो गया उत्तरवर्ती काल में। पांचवा देखिए अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी। प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, पशुपालन, व्यापार, धातु निर्माण। यानी इस समय प्रमुख व्यवसाय लोग कृषि करते थे, पशुपालन, व्यापार, धातु निर्माण। बैलों और घोड़ों का उपयोग परिवहन व युद्ध में होता था। ठीक है, आप देखेंगे आपका अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे वहां पर गायों के लिए युद्ध हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब उत्तरवर्ती काल में क्या हुआ, लोग क्षेत्र कब्जाने लड़ने लगे। जितना बड़ा क्षेत्र होता था वो राजा उतना शक्तिशाली समझा जाता था। तो यहाँ पर बैलों और घोड़ों का उपयोग परिवहन व युद्ध भी होता था। सिक्कों का प्रयोग या उपयोग प्रारंभ में नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु देना, उसके बदले में दूसरे अपनी आवश्यक वस्तु लेना। ओके, तो ये चलता था उसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली। उत्तरवर्ती काल में कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। किसका हुआ, उत्तरवर्ती काल में कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। कब, उत्तरवर्ती काल में। यानी उत्तरवर्ती काल में कृषि और बढ़ी, व्यापार भी और खूब बढ़ा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है धर्म के बारे में। धर्म और आस्था, रिलीजन। वैदिक धर्म प्राकृतिक पूजक था। प्रकृति मतलब प्रकृति की पूजा करता था, आज की तरह नहीं। ओके, आज की तरह से पूजा पाठ होता उस तरह नहीं था, वो प्रकृति की पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता, पेड़ पौधे की पूजा करता था। ठीक है, देखिए इंद्र की पूजा करते थे, युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि तो यज्ञों के माध्यम से पूजा होती थी। ठीक है, अग्नि देवता की। और सूर्य, वायु, सूर्य, वरुण, मित्र, उषा, सविता आदि अन्य देवता हैं। ये सब अलग अलग देवता हैं, प्रकृति से जुड़े हुए देवता हैं। इनकी पूजा उसमें की जाती थी, मतलब वो प्राकृतिक पूजक थे। अब देखते हैं कुछ विशेषताएं इनके बारे में। देखिए इंद्र जैसे देखा, युद्ध और वर्षा के देवता हैं। अग्नि देवता यज्ञों के माध्यम से। सूर्य, वरुण, मित्र, उषा, सविता, ये सब देवताएं हैं। और विशेषता है कि बहुदेववाद प्रचलित था। हो गया, पॉलिथिज्म यहाँ पर प्रचलित है, बहुदेववाद, यानी कई देवताओं की लोग पूजा करते थे। यज्ञ और हवन धार्मिक जीवन का मुख्य अंग था, यानी यज्ञ और हवन वो लोग अपने जीवन में करते ही करते थे, पूजा पाठ। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तरवैदिक काल में दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। उत्तरवैदिक काल में किसका उदय हुआ, दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। एकेश्वरवाद की भावना विकसित हुई उत्तरवैदिक काल में। जैसे उपनिषदों में एकम सतः विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही ईश्वर ने पूरे विश्व की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पर एकेश्वरवाद की भावना भी विकसित हुई। यहाँ पर उत्तरवैदिक काल में। और वैदिक काल में लोग कई देवताओं की पूजा करते थे। अब जीवन और संस्कृति कैसी थी उनकी, देखिए वस्त्र, ऊन और सूती कपड़े, पुरुष धोती व ऊपरी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, यानी वस्त्र कैसा था, ऊनी सूती कपड़े थी, पुरुष धोती व ऊपरी वस्त्र पहनते थे। भोजन कैसा था, दूध, घी, रोटी, मांस। प्रारंभ में क्या था, प्रारंभिक काल में थे दूध, घी, रोटी, मांस। ओके, प्रारंभिक काल में, ये प्रारंभिक काल की बात हो रही है। ठीक, आगे देखिए मनोरंजन, संगीत, नृत्य, जुआ, युद्ध, क्रीड़ाएं, यहाँ की मनोरंजन की विधियां थी। भाषा कैसा था उस समय का, संस्कृत, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति भाषा थी यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिक्षा और ज्ञान के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का केंद्र क्या थी वहाँ पे, गुरुकुल प्रणाली थी। कैसी थी, क्योंकि इसमें जो हिंदू में आप देखते हैं ना, हिंदू पीरियड में कहीं कहीं आपको गुरुकुल दिखते थे, ये सब वहीं चालू हुए हैं। तो गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ पर बच्चा क्या करता था, वहाँ पर जाता रहता था उस गुरुकुल में। ओके, 25 वर्षों तक वो शिक्षा ग्रहण कर, जब तक ग्रहण न कर ले तब तक वहीं रहता था। छात्र वेद, शास्त्र, धनुविद्या, यानी छात्रों को वेद के बारे में पढ़ाता है, शास्त्र को पढ़ाता है, धनुविद्या, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन
करते थे, यानी कई विषय थे वहाँ पर, दर्शन, धनुर्विद्या, शास्त्र, छात्रवृत्ति। श्रुति और स्मृति परंपरा द्वारा ज्ञान का प्रसार होता था। ठीक है, यानी श्रुति मतलब सुनकर, स्मृति याद करके, परंपरा द्वारा ज्ञान का प्रसार होता था। उत्तरवैदिक काल में परिवर्तन कैसे होगा? उत्तरवैदिक काल में परिवर्तन होता है, देखिएगा, राज्य संगठित होते हैं, छोटे जन बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए। यानी पहले जो था जन यानी राज्य छोटे थे, ट्राइब्स लाइफ था, जनजातीय जीवन था, लेकिन वही चीज़ जो राजा था अब उनके पास क्या हुआ, वैदिक और समिति जैसे जो संस्थाएं थी, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं रह गया था, वो अपनी मर्जी से शासन कर सकता था। तो छोटे राज्य बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए। आगे देखिए, कर्मकांड और ब्राह्मणवाद क्या हुआ, बढ़ा। इसमें कर्मकांड क्या हुआ, ब्राह्मणवाद बढ़ा। यहाँ पर लोग जो उनके पहले प्रारंभिक आप कहा जाए कि वैदिक काल जो था उसमें क्लास हुआ करता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म प्रधान था। लेकिन जब उत्तरवैदिक काल आता है तो क्या होता भाई, ये जन्म प्रधान हो जाता है, यानी जन्म से ही कोई व्यक्ति, उसकी जाति निर्धारित हो जाती थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ब्राह्मणवाद बढ़ा, कर्मकांड, सामाजिक विभाजन, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गया, यानी जन्म पर आधारित हो गया। नगर और व्यापारिक जीवन क्या हुआ, विकसित हुआ, यानी नगरों में लोग बसना चालू किए, व्यापारिक जीवन भी शुरू हो गया। इस काल के अंत में महाजनपदों का उदय हुआ, यानी 16 महाजनपद जो पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल मगध था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, धर्म, साहित्य, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ी यहाँ पर। यानी वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या धर्म हुआ, साहित्य हुआ, दर्शन, सामाजिक जीवन की क्या पड़ी यहाँ पर, प्रमुख नींव पड़ी यहाँ पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक जीवन शैली, सामूहिक जीवन, नैतिकता पर बल और भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक स्वर्णयुग प्रारंभ हुआ। तो ये रहा वैदिक काल का एक संक्षिप्त विवरण दोस्तों। ये एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें हमने क्या देखा कि वैदिक काल क्या है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ओके, तो हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और इसको खूब शेयर भी करिएगा ताकि जिनको ज़रूरत है पहुँचे। हाँ, मैं इसके बाद ऋग वैदिक काल का पूरा आपको लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, अब पूरा डिटेल नॉलेज दिया आप लोगों को, आप उसे जाकर देखिए। ओके दोस्तों।